हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं, लेकिन आज दिल्ली में है। उनका बेटा वकील है। अक्सर वो आते हैं अपने कुछ सियासी समाजी कामों के लिए, और लेकिन बड़ा शहर होने की वजह से हमारे ऑफिस नहीं आ सके। जहां हैं वहीं से बात हो रही है। आज हम जो बात करने वाले हैं, बहुत ही अहम है। वो ये कि आज चौथे चरण का लोकसभा का मतदान है। 3 चरण में जो कुछ हालात हुए हैं, बीजेपी का क्या हाल है, वो मोदी जी के बयानों से साफ झलक रहा है। उसमें बहुत ज्यादा कुछ बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच में मोदी जी के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है। दो फॉर्मर जजेस और एक बड़े पत्रकार ने मिलकर के राहुल गांधी और मोदी जी को खुले मंच पर बहस के लिए इनवाइट किया है, बुलाया है। लेकिन उसके जवाब में मोदी जी की तरफ से अभी खामोशी है। खामोशी इसलिए साफ नजर आ रही है कि अभी तक पिछले 10 साल में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाला आदमी खुले मंच पर पत्रकारों के और अपोजिशन लीडर के सामने बैठ के कैसे जवाब दे पाएगा। जो टेलीप्रॉम्प्टर अटकने के बाद चुप हो जाता हो, वो क्या कुछ उसका जहन काम करता होगा, वो बहरहाल हमारे आपके सामने कई बार ऐसे तजर्बे हो चुके हैं। उसके अलावा ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, और उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है जिसने बताया है कि 200 भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। जहां 400 पार का नारा लगाया जाता था, अब वो नारा अब खामोश है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में संदेश खाली में भी जो कुछ हुआ, वहां की महिलाओं की तरफ से जो अब से पहले इल्जाम लगाए गए थे, उन्होंने अपने इल्जाम वापस लिए, ये कहकर के कि बीजेपी की तरफ से हम पर दबाव था। आखिर क्या कुछ है? अब मोदी जी की इस सरकार की अनिश्चितता, पॉलिटिकल एक तरह से इंस्टेबिलिटी कहेंगे। अभी तो इंस्टेबिलिटी इसलिए कि एक तरफ मोदी जी हैं जो कहने की कोशिश करते हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन मतदान में, मत पेटियों में हालत उनकी खराब नजर आ रही है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आज चौथा चरण है वोटिंग का। आप देश को कहां पा रहे हैं? कहां कुछ किस तरफ जा रहा है? नतीजे किस तरफ जा रहे हैं? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स तो बहरहाल लोगों के सामने आई रही हैं। ईमानदारी से मीडिया रिपोर्ट्स आती भी नहीं है। ऐसे हालत में आपकी क्या राय है? नमस्कार। देखो, मेरी राय से ज्यादा ये राय है कि जो आ रहे हैं, जो फिगर दिए हुए हैं आईबी के, वो बोल रही है कि इंडिया गठबंधन 313 और एनडीए मतलब मोदी वाला गठबंधन 181 सीटें आ रही है। और इससे इससे बहुत घबराए हुए हैं मोदी जी। जो मोदी जी और मोदी जी के सारे लोग ये पूछते थे सवाल कि मोदी नहीं तो और कौन। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंशियल रूल पर हम ले जाना चाहते हैं देश को। तो प्रेसिडेंशियल रूल जहां अमेरिका में है, वहां दोनों कैंडिडेट आमने सामने आके डिस्कशन करते हैं। अब हमारे देश में ये पैरवी की है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे मदन लोकुर, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज एपी शाह और हिंदू के संपादक एन राम ने ज्वाइंटली लेटर भेजा है नरेंद्र मोदी जी को और राहुल गांधी जी को। दोनों को लेटर भेज के बोला है कि ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अगर जाना चाहते हो तो आके सामने सामने डिस्कशन कीजिए कि कैसे देश आगे चलेगा, किस तरीके से आपने चलाया और आप चलाना चाहते हो। इसमें राहुल गांधी ने तो हो बोल दिया कि हम आने को तैयार है, मगर मोदी जी घबरा गए। और यह घबराने का कारण उनका है कि उनको 22 साल से सत्ता में रहने की आदत हो गई है। अब अगर सत्ता से बाहर जाना पड़े, आईबी का जो रिपोर्ट आया उसमें उनको लिखाई दे रहा है कि सत्ता से बाहर जाना पड़ सकता है, तो जलबिन मछली जैसी तड़फड़ाती है, जैसे माने उनकी जान निकल जाती है, वैसा मोदी जी का हो गया है। और मोदी जी का वैसा होने के कारण इन्होंने जिस तरीके से मैंने प्रचार शुरू कर दिया है, वो प्रचार बहुत ही घातक है देश के लिए। आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी घातक है। उनका पहला ये मामला था, इन्होंने बोला, और मुझे ऐसा लगता है कि जो 22 साल के बाद अगर सत्ता से बाहर चले गए
तो मनोविज्ञान चिकित्सक जो होता है उसको मोदी जी को दिखाना चाहिए, भक्तों को ले जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसी तोड़फोड़ किया था, आसानी से हार नहीं मानी थी, आसानी से हार न मानने के कारण उनके समर्थकों ने व्हाइट हाउस पर धावा बोल दिया था, वहां के असेंबली पर धावा बोल दिया था, वैसा यहाँ हो सकता है। इसलिए पहले से सरकारी महकमे को मैं आगाह करता हूं कि पहले से इनकी चिकित्सा करने की और इनका इलाज करने का पूरा प्रबंध कर ले, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, मोदी जी का पहला स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के जीतने पर पाकिस्तान में जश्न होगा। भाई, पाकिस्तान में बिरयानी खाने आप जाओगे, पाकिस्तान को बिन बुलाए मेहमान आप हो जाओगे, आपके प्रधानमंत्रित्व के पहले शपथ विधि में पाकिस्तान को आप बुलाओगे, और कांग्रेस जीतने से जो पाकिस्तान में जश्न होगा, ये जो है, ये खोज जो है, ये खाली आरएसएस ही लगा सकती है। जिस आरएसएस ने, अभी कई लोगों ने आरोप किया है कि आरएसएस ने उस वक्त दंगों के वक्त में पाकिस्तान से मदद लिया, और ये जस्टिस कोलसे पाटिल जी ने साइटेशन के साथ में लिखा है कि कितनी कितनी कैसी मदद ली है। इनके पास में जो लोग हैं, इनके जो हैंड है, जो विस्फोट में पकड़े गए थे, वो एक साध्वी थी, कर्नल पुरोहित था, इनके अकाउंट में कैसे पैसे आए, और उन्होंने डिस्कशन में बोला कि पैसे हमारे पास में आए, मगर आरएसएस खा गया सारे पैसे। तो कांग्रेस में जश्न होगा या आरएसएस में जश्न, आरएसएस के जीतने से पाकिस्तान में जश्न होगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने बोला कि भारत के क्रिकेट टीम में मुस्लिम भरे जाएंगे। भाई कैसे? उसमें तो आपका बेटा बैठा हुआ है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन में बेटा बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान मुसलमानों को भर देगा। मतलब वो जैन है या मुसलमान है, कौन है, इसको तय करना पड़ेगा पहले। उसके बाद में हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों में बांटे जाएंगे। कैसे छीनेंगे? ये तो जो मुगल आए थे उन्होंने भी नहीं छीना। तो कांग्रेस को 80-90 करोड़ हिंदुओं के वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? पहली बात तो ये है, मुसलमान के वोट से तो कोई जीत नहीं सकता इस देश में। ये 2014 के पहले से ही लोगों को पता हो गया कि मुसलमान जीता नहीं सकते, 10-20 सीटें छोड़ के कहीं सोली जीता नहीं सकते, अकेले जीता नहीं सकते, ये मुसलमानों को एहसास है। मगर ये एहसास इनको नहीं है, ये खाली भड़काना चाहते हिंदू मुसलमान, और इसलिए इन्होंने बताया कि हिंदू जो ये होगा, मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिम को बांटेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगेगा। भाई, राम मंदिर में मूर्तियां किसने रखा था? राम मंदिर का ताला किसने खोला था? राम मंदिर का जो केस है, उन्होंने तो कांग्रेस ने पहले से बोल के रखा था कि जो निर्णय शासन जज निर्णय देगी, मतलब हमारे कोर्ट ने निर्णय जो देगा वो हम मानेंगे। ये बोल रहे थे कि हम कोर्ट वोट कौन होता है, राम हमारा आस्था का विषय है, उसमें कोर्ट क्या करेगा, ये बोलने वाला बीजेपी था। अब कोर्ट के निर्णय से मंदिर बना, अब ये चिल्ला रहे कि वहां बाबरी का ताला लगेगा। उनको क्या लगता है, इनके जैसे ही मनोचिकित्सक की तरफ जाके आए क्या कांग्रेस वाले? पागल हो गए क्या कांग्रेस वाले कि जबरदस्ती हिंदुओं को ये कर देंगे, नाराज कर देंगे? इस देश में शासन करना है कांग्रेस 70 साल से, 65 साल से, या जितने भी साल मोदी जी को लगता है उतने शासन, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जी का भी काल उन्होंने उसी में डाल दिया कांग्रेसियों में। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। अडानी, इन्होंने बोला कि अडानी अंबानी को टेम्पो अडानी ने टेम्पो भर भर के कांग्रेस को दिया है, पैसे दिया है। अब ये तो नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त हो गया था, ये कहां से आ गया भाई? टेम्पो भर भर के भेजने के लिए। और फिर आपकी ईडी क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, आपके सारे सारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे, सीबीआई क्या कर रही थी? पकड़ो अडानी अंबानी को, पकड़ो, कहां से काला धन दिया उनको ट्रेस करो और जेल में डालो, हम आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल डालना चाहिए। काला धन अगर अडानी अंबानी ने कांग्रेस को दिया या विरोधी पार्टियों को दिया तो उनको जेल में जाना चाहिए। और इसका इलेक्शन के पीरियड में भी अगर मोदी ने ऑर्डर दिया तो हम मोदी के साथ खड़े रहेंगे। मगर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि केजरीवाल जी ने पार्लियामेंट में, विधानसभा में कहा था कि अडानी तो नाम है, सारा पैसा मोदी का है, पूरा बिजनेस मोदी का है। तो मोदी सेठ को ये लगता है कि ऐसा अगर डूब गया, अडानी और अंबानी के सारे शेयर डूब गए, तो मैं तो सत्ता भी चली जाएगी और कंगला भी हो जाऊंगा, पैसे भी नहीं बचेंगे। इसलिए वो बताने का प्रयास कर रहे हैं पूरे निवेशकों को कि भैया मेरा ही कुछ नहीं है, कांग्रेस वाले के भी करीबी संबंध है अडानी के।
और कांग्रेस वालों को भी वो पैसे दे रहा है। ये अपने पैसे बचाने का नया तरीका मुझे लगता है मोदी जी ने खोजा है। कांग्रेस के चुनावों में अडानी अंबानी काला धन बांट रहे हैं। अब ये काला धन आया है तो काला धन का क्या हुआ आपको बताना पड़ेगा। अब एक तरफ शहजादा शहजादी शहंशाह विलाप कर रहे हैं। कौन शहजादा? जो हजारों किलोमीटर पैदल चला वो शहजादा, कि जो 18 करोड़ की कार में चलता है, 7,000 करोड़ के फ्लाइट में चलता है, वो शहंशाह कौन है? ये डिसाइड करना पड़ेगा देश को। उसके बाद में ये इन्होंने एक और विचित्र स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस मेरे फेक वीडियो चला रही है। भैया आपने इतना फेंका है देश में 10 सालों में 15 सालों में, इतना फेंका है, इतना फेंका है, और वो फेंका मतलब झूठ। तो उसके लिए फेक वीडियो की जरूरत क्या है आपको? आपके वीडियो पुराने दिखा दिए तो लोग हंसने लग जाते, आपके ही लोग हंसने लग जाते। अगर भाजपा वाले को और किसी अंधभक्त को उनका पुराना वीडियो दिखा दो आप, तो वो खुद ही हंसने लग जाता है। तो फेक वीडियो की सच में जरूरत है क्या? ये भी मोदी ने परीक्षा करनी चाहिए। उनके चिकित्सक को मैं सलाह देता हूं कि ये भी बात ध्यान में रखे, क्योंकि सवाल जो पूछोगे इसमें ये सवाल पूछने चाहिए उनको। उसके बाद में ये महंगाई, बेकारी, अपराध पर मौन है, इस पर कुछ नहीं शब्द बोलते। और बलात्कारी रेवन्ना पर बोलते हैं कि ये समय गलत है। 2970 बलात्कार के वीडियो रिलीज होते हैं जिसको जेडीएस पार्टी निकाल के बाहर कर देती है। उसको बचाने के लिए मोदी जी सामने आते हैं और ये महिला की सुरक्षा करेंगे, ये महिला की सुरक्षा करेंगे। तो ये मानसिक विकृति है इस तरीके से बोलना, महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में किसी की रक्षा करना, सुरक्षा करना। जैसे इन्होंने ब्रजभूषण सिंह की भी सुरक्षा किया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं होने दिया, सेंगर की भी सुरक्षा किया। ऐसे कई लोग हैं, 128 लोगों की लिस्ट है मेरे पास में, पिछले वक्त भी आपको बोला था। उतना समय नहीं होता है, नहीं तो 128 नाम पढ़ के बता देता हूं कि किनके ऊपर बलात्कार के आरोप है। और आपको एक बात बताऊं, ये भाजपा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है जिन्होंने ये मामला, ये रेवन्ना का मामला आगे लाया, उनका नाम है एडवोकेट देवराज गौड़ा। और उसके ऊपर भी 1 अप्रैल को एक गुनाह दर्ज हुआ महिला उत्पीड़न का। मतलब सारे के सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है, सारे कुएं में, सब पी के मस्त है। इनको क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देश में, कुछ पता नहीं है। इसलिए ये नारा दे रहे थे 400 पार। मगर इनको पता नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी में इंदिरा गांधी जी जैसी सरकार चली गई। समझ गए? तो किसी की भी सरकार एंटी इनकम्बेंसी में चली जाती है। वो जनता पार्टी की जो सरकार थी, वो उन्होंने तो 27 महीने में एंटी इनकम्बेंसी ला ली है, वो भी सरकार चली गई। इंदिरा जी जैसी लोकप्रिय, जिसने 71 में युद्ध जीता था, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग बताया था, 75 में हारने की नौबत आ गई थी। ये देश है कि एंटी इनकम्बेंसी में कोई नहीं चलता है। दूसरा एक इन्होंने दिया था नारा, अकेला शेर। अभी अकेला शेर 41 पार्टियों के साथ में, और जिनके 0 पिछले वक्त मैंने गिना दिया था, इसके साथ में खड़ा हो गया। तो भाई शेर है कि क्या है? अब मैं मेरे शब्द मुंह से अपशब्द नहीं कहूंगा, इसलिए मैं पूछता हूं कि ये सच में शेर है क्या, कि जो 41 लोगों को साथ में लेके चलता है? लोग है कि कौन है, ये आप समझ लो। अब 400 पार ये भी मनोविकृति है, क्योंकि ये सीटें जो लड़ रहे हैं वो 400 सीटें भी नहीं लड़ रहे, 400 कुछ सीटें लड़ रहे हैं, 400 मेरे ख्याल से 19 या 20, उसमें से 400 पार हो जाएंगे। अच्छा, आपने आपने अब से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले शायद कहा था कि मोदी जी 5वें, 6ठे, 7वें उसमें आते आते वो झोला लेकर के भाग जाएंगे। उससे पहले रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, गालियां देंगे, क्या क्या होगा वो आपने अलग अलग फेजेस, आपका जो अंदाज था, क्या लगता है वो सारी चेंजेस उस तरह से आ रही हैं? आपकी भविष्यवाणी पूरी हो रही है? आपने क्या क्या अब तो तक मैंने देखा? बोला था कि मैं बोलता नहीं हूँ भविष्यवाणी के बारे में। मैंने बोला था आपको कि 200 के अंदर आएगी बीजेपी। ये मैंने 1 महीने पहले आपसे बोला था, जी जी जब जी, बिल्कुल। इलेक्शन शुरू हुए थे। मैं बोला जी, 200 के अंदर आएगी। अभी तो आईबी भी बोल रही है हाँ, बिल्कुल तो 200 बिल्कुल। के अंदर आएगी। मैं इतना अनुमान गलत नहीं, अब आपको पता होगा, मैंने बिहार का अनुमान आपको दिया था, हाँ, सटीक बैठा था। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। हर जगह का अनुमान जब भी दिया वो सटीक तरीके से दिया और उतना ही हुआ। अभी ये महाराष्ट्र का अनुमान है
आईबी ने जो बताया कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी की 5-7 सीटें आएगी। अब ऐसा क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार के हाथों में खेलने वाली एजेंसियां हैं, हमने देखा ईडी का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, लोगों को जेलों में भेजा गया, आईबी वगैरह का भी इस्तेमाल सरकार ने कई मौकों पर ऐसा किया है। अब चुनाव के दौरान क्या आईबी ने ये महसूस करते हुए कि ये सरकार जा रही है, तो एजेंसियों ने भी उनकी चापलूसी अब बंद कर दी है, जैसा कि हुकूमत चेंज होने के आसपास प्रशासन के लोग करते हैं? क्या आपको वो तब्दीली नजर आ रही है या ये सच बोल रहे हैं? भाई तब्दीली नजर आ रही है। जब तो गाली दे रहा है वो, अडानी अंबानी को गाली देने का क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी को गाली देने का मतलब है? अपने मालिक को गाली दे सकता है क्या कोई? मगर मालिक को गाली देने के, देखो इनके स्टेटमेंट और 2-4 स्टेटमेंट है, उसको देख नहीं, लीजिए। उसमें सुनिए, देखिए देखिए, दूसरे पर इल्जाम लगाने का मतलब ये भी तो होता है कि हमने जो गुनाह किया है वो गुनाह बड़ा मत मानो, दूसरा भी गुनहगार है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है। ये भाई हमें सिर्फ हमें ही गुनहगार मान रहे हो, दूसरे ने भी तो गुनाह किया है, दूसरी पार्टियां भी तो ले रही हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, या ये इन अडानी अंबानी के जरिए मिलने वाले पैसे की बात अब आ रही है, तो वो मोदी जी शायद ये कह रहे हैं कि देखो गुनाह तो किया है हमने, लेकिन दूसरे भी गुनाह कर रहे हैं, इसलिए ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। देखो इनको जवाब तो बहुत सारे देने पड़ेंगे, बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड के देने पड़ेंगे, नोटबंदी के देने पड़ेंगे, राफेल का मामला फ्रांस में चल रहा है। वो फ्रांस अभी ये अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो फ्रांस वाला सुनेगा नहीं, कुछ भी वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट को दबा के इन्होंने ठीक ठाक कर लिए, फ्रांस के कोर्ट में ही नहीं होगा। उसके बाद में पीएम केयर फंड का मामला भी होगा। ऐसे कई मामले हैं, रोड के भी मामले होंगे, ट्रांसपोर्ट के भी मामले होंगे, सांसद और विधायक खरीदी के भी मामले होंगे, सत्ता परिवर्तन के भी मामले होंगे। ऐसे कई जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब देने की नौबत ना आए, इसलिए तो एडिक्ट हो रहे हैं ना, इसलिए तो पैनिक हो रहे हैं एकदम। ये जो सत्ता के एडिक्ट हुए लोग हैं ये पैनिक हो रहे हैं। और ये कैसे कैसे अनर्गल कि जमीनों का सर्वे करा के मुस्लिमों में जमीन बांट देंगे। ऐसा लगता है मोदी जी चंडू खाने से बाहर आते हैं भूख के और भाषण देना शुरू कर देते हैं। मतलब आप बताइए कि ये बादलों के कारण हमारे हवाई जहाज दिखाई नहीं देंगे, गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी, गटर से गैस, योगी जी की बोल रहे हैं कि हमारी मोदी सेना है, केंद्रीय मंत्री बोल रहे वीके सिंह ने कहा कि ये सेना का अपमान है। हरियाणा सरकार अभी अल्पमत में आई, उसमें वो उनके खट्टर जी बोल रहे हैं कि 6 लोग हमारे इनके संपर्क में, जेजेपी के संपर्क में है, 5 लोग कांग्रेस के संपर्क में है। ये जो बात है ये समझा नहीं रही है हमको कि भैया इनकी सत्ता जाने वाली है, बहुत बुरी तरीके से ये पराजित होने वाले हैं। और इसके लिए सारा महकमा, सरकारी महकमा हो, जुडिशियरी हो, इवन जी न्यूज में जो मोदी भक्त थे उसके एडिटर वगैरह सबको बाहर कर दिया। और चलती हुई लाइव जो मीटिंग थी अमित शाह की, उसको रोक के रोड शो दिखाया गया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का। ये क्या दिखाई देता है? ये क्या समझा रहा है कि सत्ता अभी बहुत जल्दी जाने वाली है। और ये जो है बयानबाजी ये कहां तक पहुंच गई। तो मोदी जी के बारे में तो झूठ कोई गिनने की अभी जरूरत नहीं है, इतनी गिनती है कि उनका वो जवाब देते देते थक जाएंगे, वो बोलते बोलते थक जाएंगे कि ये झूठे हैं, मगर वो दिखाई तो वो देते हैं। हर चीज में, मुस्लिम आरक्षण से लेके हर चीज में मोदी फंसे हुए हैं। इन्होंने किया, इनके गठबंधन ने किया। गुजरात में वो खुद बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए और मैंने दिया हूं, मैं उसको फुलफिल करने का प्रयास कर रहा हूं जब ये सीएम थे। और यहां आके अनर्गल प्रताप कर रहे हैं। आपकी दूसरी देखो स्मृति ईरानी, सिलेंडरा देवी, ये जेएनयू का वीडियो इसने ट्वीट किया था, पाकिस्तान और वो क्या क्या जिंदाबाद और ऐसे और वैसे जहां रहेंगे वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको बोल रहे थे, वो वीडियो अभी ये प्रमाणित हो गया है कि वो बनावटी था, वो वीडियो बनावटी था। इसका जवाब देना पड़ेगा, ये गुनाह है। और ये किसने छापा है? द इकोनॉमिक टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर शिल्पी तिवारी जी ने छापा है। ये छप के आया है कि इन्होंने जो फेक वीडियो है उसको ट्वीट किया है और वो वीडियो पकड़ में आया। दूसरा मामला पकड़ में आया, प्रियंका नाम की एक जो बीजेपी की महिला नेत्री थी, उसने संदेश खाली में 500-600 महिलाओं का कोरे इस पे सिग्नेचर ले लिया कि आपको हम योजनाएं देंगे।
केंद्र सरकार की योजनाएं आपको मिलेगी, और वो योजनाएं लेके उसके ऊपर इन्होंने महिला उत्पीड़न और महिलाओं के साथ में अभद्रता करने और बलात्कार करने के मामले दर्ज करवाए। कहां दर्ज करवाए? पुलिस थाने में। उनके जो रेगुलर पुलिस थाने, जब पुलिस थाने ने लेने से मना किया तो इन्होंने केंद्रीय महिला आयोग को बुला लिया वहां। अब केंद्रीय महिला आयोग ने रिपोर्ट दिया, उस पे वहां का जो कोर्ट था, जो चल के बीजेपी में शामिल हो गया, वो कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया। क्या आदेश पारित किया? कि इसको सीबीआई को भेजा जाए। मतलब देख लीजिए आप कि वो डायरेक्ट मामला सीबीआई की जांच की अनुमति हो गई। एक रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दिया, महिला आयोग ने उसका संज्ञान ले लिया और राज्य सरकार की बदनामी करने के लिए मोदी जी ने भाषण दे दिया। अब सीबीआई का वहां एक ज्वाइंट कमिश्नर बैठा हुआ है, राजेश प्रधान, और उनके 50 लोगों की टीम है। अभी इनको इतने दिनों में एक भी पीड़िता नहीं मिली। जो पीड़िताओं के नाम से दर्ज किया था, उन्होंने बोला हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मामला क्या था? मामला ये था कि जहां एक आरोपी था शहजादा शेख, मुसलमान मिल गया। एंगल देख लीजिए, एंगल मुसलमान मिल गया। वो मुसलमान ने वहां पक्के घर बनाने का, देने का प्रॉमिस किया और उसके अगेंस्ट में उनकी जमीनें ले लिया। अब ये लैंड ग्रैबिंग का मामला हो सकता है। अगर वो ठीक से जमीनें नहीं दिया होगा, ठीक से मकान नहीं बनाया होगा, ने मॉल प्रैक्टिस किया होगा, तो उसके ऊपर जमीन का मामला बनता है, उसको जितनी सजा हो सकती है देना चाहिए। मगर इन्होंने उस मामले को डायरेक्ट महिला उत्पीड़न का मामला बना के और एक राज्य सरकार को बदनाम करके एक मुख्यमंत्री और एक राज्य की शासन सरकार को बदनाम करने के लिए सब के सब उसमें टूट पड़े। अब उसमें समझ में आया कि बीजेपी नेता सुवेंद्र अधिकारी ने ये सारे वीडियो बनवा दिए थे। ये सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी प्लान वहां के एक बीजेपी के नेता ने, जो पहले कांग्रेसी थे, बाद में बीजेपी में गए, और उन्होंने ये सारा प्लान ढंग से करके उसका कर दिए। अब इससे ज्यादा और एक मामला आया है कि मोदी जी ने अपने सेवानिवृत्ति का नियम बनाया था, आपको पता होगा, 2014 में, जिसमें अडानी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, आनंदीबेन पटेल, इनको, येदुरप्पा, वेंकैया नायडू, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। अब 17 सितंबर 2025 को मोदी जी भी 75 साल के हो जाएंगे। तो मोदी जी की गारंटी जो दे रहे हैं, वो क्या जुमलेबाज अमित शाह पूरी करेंगे? क्योंकि इन्होंने जितने थे, इनको अमित शाह को भी काउंटर करने वाले जितने लोग थे, जैसे इन्होंने 75 साल के नाम से अपने सारे सीनियर जितने थे उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। अब योगी जी को काउंटर करने वाले शिवराज सिंह हो, वसुंधरा राजे हो, ये सबको इन्होंने खड्डे लाइन लगाना शुरू कर दिया। और इसमें उनको लगा कि सबसे प्रबल दावेदार जो है योगी है, योगी कहीं छपड़ नहीं रहे, इसलिए ये अगर इनकी सरकार आ गई तो योगी घर बैठ जाएंगे, ऐसा आरोप केजरीवाल ने अभी जेल से छूटते हुए ही कर दिया। तो क्या ये सच है? क्या ये हम सच माने? वहां जाके ये बोलते हैं नवीन पटनायक को जिलों के कैपिटल नहीं मालूम। कैपिटल का अर्थ होता है राजधानी। ये इंग्लिश शब्द है कैपिटल, उसका अर्थ राजधानी होता है। और राजधानी होती है राष्ट्र की या प्रदेश की। जिलों की राजधानी कहां से हो गई? और इनके लोग समर्थन भी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मयूरभंज का वहां कैपिटल है, जैसे महाराष्ट्र में अलीबाग डिस्ट्रिक्ट है, मतलब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और उसका जो कलेक्टर ऑफिस है वो अलीबाग में है। अरे भक्त क्या क्या करेंगे समर्थन, किस किस तरीके से। अभी एक भक्त का वीडियो देख रहा था मैं, वो बता रहा था कि अमेठी के इलेक्शन में चाइना और पाकिस्तान एंटर हो गया। मतलब ये पागल लोगों की कोई दवा नहीं। पागल पूरे मेंटली रिटायर्ड और टायर्ड हो गए ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों का आप क्या करोगे? और मोदी अच्छा अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत सी चीजें बताई और बड़ी इंफॉर्मेशन है इस सब में, जिससे हमारे दर्शकों को, मैं समझता हूं, बहुत चीजें क्लैरिटी हुई होगी, समझ में आ रहा होगा। आपने दो चीजें बीच में कही कि मीडिया, जिसका जी टीवी का आपने मिसाल दी, और आईबी की रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि 181 एनडीओ को मिलने वाली है, यानी बीजेपी और उनके पार्टनर्स को सबको मिलाकर 181। तो अब मीडिया और प्रशासन
दोनों ने एक तरह से मोदी जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अब आप ये बताइए कि हालांकि आपने कहा है कि वो कुछ साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए इन लोगों को और प्रशासन को इसका इंतजाम कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि हारने के बाद ये कुछ भी ऐसा करें जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथियों ने वॉशिंगटन में किया था। आपको क्या लगता है कि आसानी से हुकूमत ये बदलने देंगे? हमारा जो सिस्टम है जिसमें आरएसएस का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा अगर सरकार बदली तो? देखो, स्मूथ तो नहीं होगा, हाँ, मगर ये बुरी तरीके से हार गए तो स्मूथ करना पड़ेगा। हाँ, नहीं करेंगे तो इनको इसका माने जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। आज ही देख लीजिए कि एक बात हमने छूट गई थी कि हाँ, इनके इनके कारण, जो मोदी जी को लेकर जो अनिश्चितता है उसके कारण, मतलब एक कारण ये भी है कि क्यों मोदी जा रहे हैं, इसका विश्वास क्यों हो रहा है कि अडानी के शेयर इतने बुरी तरीके से गिरे हैं। अडानी शेयर 11.9% गत एक माह में गिर गए। हाँ, गत 11.1%। 22 इनके जो पालतू है उनके शेयर जो गिरे हैं, 2 लाख करोड़ का गत 10-15 दिनों में हमको लॉस हुआ है। हाँ, 2 लाख करोड़ निवेशकों का डूब गया। अडानी के शेयर जो गिरे हैं, अडानी 3,839 रुपए यानी 355 रुपए की गिरावट हुई है। अडानी फोर्स में 6.65% की गिरावट हुई है। अडानी पावर में 5.16% की गिरावट हुई है। ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी में 7.27% की गिरावट हुई है। अडानी टोटल गैस में 6.53% की गिरावट हुई है। अंबुजा सीमेंट जो अडानी ने खरीदा था, 5.53% की गिरावट हुई है। अडानी फूड में 5.12% की गिरावट हुई है। अडानी एनर्जी में 5.19% की गिरावट हुई है। एसीसी सीमेंट में 5.90% की गिरावट हुई है। और एनडीटीवी जो इन्होंने खरीदा था, 4.51% की गिरावट हुई है। तो ये गिरावट को थामने के लिए अभी ये उल्टे सीधे मोदी जी, क्योंकि पैसा तो मोदी जी का है, हाँ, उसको रोकने के लिए इस तरीके का वो अनर्गल प्रलाप भी कर रहे हैं कि इन्होंने टेम्पो भर के भेजे, कांग्रेस के इसके बहुत अच्छे संबंध है, कांग्रेस भी इनको पैसा दे रही है, मतलब कांग्रेस को भी ये पैसा दे रहे हैं, इनका भी, कांग्रेस का भी वही हालत है जो हमारी हालत है। ये अभी हम में सब नंगे होते हैं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरे कोई नहीं। इसमें रिलायंस को भी फटका लगा है। 5.52% उनके शेयर गिरे हैं। और अडानी अंबानी टीवी के 5.9%। कितनी विश्वसनीयता समाप्त हो गई टीवी की, मतलब गोदी मीडिया की। आप देख लीजिए, 9 और 10% अगर शेयर में गिरावट है टीवी के, हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब अच्छा, 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 आपको एक बात बताइए काकड़े जी, आपको वो याद होगी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई थी, जिसमें जिसमें बताया गया था कि अडानी और अडानी जैसे लोगों ने किस तरह से नकली तरीके से अपने शेयरों की कीमत बढ़ाई, अपने आप ही बेच लिया, अपने आप ही खरीद लिया, हेर फेर करके, मैनिपुलेशन करके, और उन्होंने कीमतें बढ़ा ली। और अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक जांच भी हो जाती तो ये सारे जीरो पर होते। ये तो सरकार ने संभाल लिया था, ये तो मोदी जी ने जबरदस्ती संभाल के फिर खड़ा कर दिया था कुछ पैसा लगा करके, तो ये तो अब तक पहले ही खत्म हो चुके होते। अब जो है बहरहाल एक सरकार के गिरने का इशारा जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल बात अपनी जगह सही है। अब आप ये बताइए कि जनता को क्या करना चाहिए? आखिरी वक्त हमारे पास कम है, ये आखिरी सवाल है। इस वक्त जनता को किन किन चीजों से सावधान रहना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि तब्दीली इतने बड़ी तादाद में जब अंधभक्त हो चुके हों, जो लोग गोबर भी खा रहे हों, जो पेशाब भी पी रहे हों, उस तरह के अंधभक्तों का सामना करके देश को कैसे संभाल करके बाहर निकाल करके लाएं, क्या करें दो देश के लोग, वो जरा बताइए। देखो, अंधभक्तों पर कुछ बोलना, बहुत ज्यादा बोलना ये ठीक नहीं है, क्योंकि अंधभक्त भी इस देश के नागरिक है। उनको जिस तरीके से नर्चर किया गया, जैसे बच्चों को आप पढ़ाते हो, बच्चों को जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है, उस तरीके से बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा तैयार होता है। तो इनको, हमको खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है, हमारा कोई तारनहार आएगा, पालनहार आएगा, हमको बचाने, हमारा भूतकाल जो था वो बहुत गरिमामय था,
उसके बाद में हमारा किस तरीके से शोषण हुआ और शोषण होके किस तरीके से हमको ये मोदी बचाएगा, ये पूरा डिस्कोर्स इन्होंने कितने सालों में चलाया। मोदी का एक इमेज खड़ा किया कि वो बचपने में मछली पकड़ के, वो मगरमच्छ पकड़ के लाता था। ये बताने का प्रयास है कि मगरमच्छ पकड़ने की हिम्मत वाला ये नेता है। ये बताने का प्रयास कभी नहीं करते कि पुलिया पे खड़े हो जाते तो 10-15 मिनट में हम तो बच के आ गए। ये बहुत डरपोक, मोदी जी बहुत डरपोक है। मुझे गुजरात के एक मंत्री ने किस्सा बताया था कि जब ये सीएम थे उस वक्त एक जोर का धमाका हुआ, रात में 12-1 बजे जोर का धमाका हुआ और बदहवास भागते हुए मोदी बाहर आए, सीएम कॉटेज के बाहर भागते हुए, और उन्होंने बोला चलो 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 चलो। सबको समझ में नहीं आया कहाँ चलो क्या चलो, आनंद फानन में सब बैठ गए अंदर और बाहर चले गए। बाहर चले गए तो सारा अलर्ट हो गया पूरा पुलिस महकमा की, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं मोदी, उनके पीछे सब गए, छूट गए। वो जब वहां का डीआईजी उनके साथ में बैठा तो उन्होंने बोला कि बहुत जोर का आवाज आया, पीछे बम धमाका हुआ है। जब खोजबीन की तो पता चला, और ये रिकॉर्ड में दर्ज है, खोजबीन की तो पता चला कि हाईवे पर किसी ट्रक का टायर फट गया था। बताइए बताइए। और ये मगरमच्छ पकड़ के लाएंगे, ये बिना रेलवे स्टेशन की चाय बेचेंगे, ये 40 साल फकीरी करेंगे, अमेरिका, यूरोप, आईफिल टावर से लेके तो सारे जगह देख के आएंगे। फकीरी में इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करेंगे, उसकी डिग्री भी कहीं नहीं मिलेगी। जब डिजिटल कैमरा 92 में आया तो 89 में भी इनके पास में वो डिजिटल कैमरा आ गया था, नेट भी, इंटरनेट भी आ गया, तो ये इमेज खड़ी किया था। ये इमेज को तोड़ने के लिए हमने भी उसको काउंटर करना चाहिए था। तो कांग्रेस जैसी सरकारें जो थी वो नशे में थी, आज भी नशे में है सर। अभी भी बता देता हूं मैं कि अभी सरकार बदल जाएगी, इनकी सरकार आएगी और उन्होंने किए हुए अनियमितता पर, जैसा गुजरात के दंगल में उसको छोड़ दिया था मोदी और शाह को, उनको अरेस्ट नहीं करवाया, उनको पनिशमेंट नहीं करवाया क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ लोग उनको मदद कर रहे थे, वैसा अगर ये आने वाली सरकार कर दे, दोबारा जब बीजेपी आएगी तो ये देश नहीं बचेगा। मैं अलर्ट करना चाहता हूं आने वाली सरकार को, आगाह करना चाहता हूं कि जो भी अनियमितता हुई है, जितने भी आरोप आपने लगाए, उसको सिद्ध करने का मौका आपके पास में होगा। चाहे कुछ लोग आपको बोल गए कि बदला ले रहे, मगर बदला नहीं, ये सच्चाई सामने आने की बात है। मोदी जी ने तो बदला लिया, मोदी जी ने तो समाप्त करने का प्रयास किया। अमित शाह और मोदी जी ने जिस तरीके से 10 साल शासन चलाया, उसमें सबको क्रश करने का काम किया। अपराधी नहीं है उसको भी अपराधी घोषित करके जेल में डालने का काम किया। अब आने के बाद कम से कम सचमुच जो कुछ हुआ है, मतलब 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से बनने वाला रास्ता 265 करोड़ रुपए में कैसे बन गया, इसकी जांच तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। गंगा शुद्धिकरण की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। किसानों की सब्सिडी के बारे में जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे के सारे जो महकमे बिक गए, इंडियन एयरलाइंस, एयरफोर्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन, रेल, गेल, भेल, सेल, ये कैसे बिक गए, किस तरीके से बिक गए, इसमें किसको कितना लाभ हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, आने वाली सरकार के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। पहली बात तो ये कि सरकार बदले, ऐसे हालात बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही कांग्रेस समेत जो अपोजिशन के इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। उसमें जो कुछ ही खराबियां हुई हैं, जहां जहां करप्शन हुआ है, उसको वापस जांच करके और सजा देने तक काम करने की जरूरत है। तभी देश के लोगों का भरोसा और बढ़ेगा और देश मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आप हमें समय दे देते। वक्त हमारे पास अब नहीं रहा, फिर अगले मंडे फिर आपसे बात करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।